हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और ये समाजशास्त्र की कॉम्पिटिटिव सीरीज है और इसमें हम लोग यूजीसी नेट के सिलेबस में जो 26 थिंकर्स हैं उन्हीं के बारे में अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय जो उत्तर आधुनिकतावाद, उत्तर संरचनावाद एवं उत्तर उपनिवेशवाद का जो टॉपिक है उसी के अंतर्गत अभी हम लोग अपने लास्ट लेक्चर में जर्गन हैबरमास को डिस्कस किए थे और आज का लेक्चर जो है वो एंथोनी गिडेंस पे है। तो आज हम लोग एंथोनी गिडेंस के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं। आज का लेक्चर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एंथोनी गिडेंस एक ऐसे थिंकर हैं जिन्होंने कि समाजशास्त्र में बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट दिए हैं जो कि उनको विभिन्न विचारकों से अलग करता है। तो आज हम लोग इनके क्या कॉन्सेप्ट हैं उसको डिटेल में समझेंगे। साथ ही इनकी सोशियोलॉजी को क्या कंट्रीब्यूशन है, इनकी कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछ दी जाती है। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एंथोनी गिडेंस जी का ये इमेज है और सबसे अच्छी बात यह है कि ये आज भी हमारे बीच में है। एंथोनी गिडेंस का जन्म 18 जनवरी 1938 को हुआ था लंदन, इंग्लैंड में। ये अभी 86 ईयर्स के हैं। यहाँ पे हम लोग इनका एक ब्रीफ डिस्कशन देख लेंगे। जस्ट एक क्या इनका कंट्रीब्यूशन रहा है, क्या इनका डिसिप्लिन रहा है, किस लिए हम इनको जानते हैं, तो यहाँ पे एक ब्रीफ में हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद से डिटेल में हम लोग समझेंगे। इनको टोनी गिडेंस के नाम से भी जाना जाता है। इनको टाइटल कुछ दिया गया है, तो ये है डायरेक्टर ऑफ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कि 1996 से 1903 तक ये थे। ओके, ये एक पॉलिटिकल पार्टी से भी जुड़े हुए थे जिसका नाम लेबर था। ओके, एकेडमिक बैकग्राउंड की बात करें तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ हल, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज से जुड़े हुए हैं। थीसिस इनकी जो रही है उसका टॉपिक जो था वो है स्पोर्ट्स एंड सोसाइटी इन कंटेम्प्रेरी ब्रिटेन। ये 1961 में इनकी थीसिस का टॉपिक था और ये इन्होंने अपनी थीसिस कंप्लीट की थी। ओके, इनके एकेडमिक एडवाइजर्स कौन थे, तो ये हैं डेविड लॉकवुड। ये आप लोग एक एक फैक्ट है जो कि एग्ज़ाम में पूछ दिया जाता है, तो इसलिए आप लोग ज़रूर इसे ध्यान रखिएगा। अभी एग्ज़ाम में जस्ट ऐसे ही पूछ दिया जाएगा कि उनकी थीसिस का टॉपिक क्या था, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। उनके एकेडमिक एडवाइज़र कौन थे ये पूछ दिया जाता है। यहाँ पे ये डिसिप्लिन अगर बात करें तो सोशियोलॉजी से जुड़े हुए हैं और सोशियोलॉजी में भी अगर हम सब डिसिप्लिन की बात करें तो पॉलिटिकल सोशियोलॉजी और सोशल थ्योरी से ये जुड़े हुए हैं। इंस्टीट्यूशन की बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ लेसेस्टर, किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से ये जुड़े हुए रहे हैं। अर्थात यहाँ इन सारी यूनिवर्सिटीज़ में इन्होंने अध्यापन का काम किया है। डॉक्टरल स्टूडेंट इनके कौन रहे हैं, तो ये हैं नेगल डॉड। ओके, नोटेबल वर्क में अगर इनको हम किस वर्क के लिए ज़्यादा जानते हैं तो इनकी दो जो बुक्स है आप लोगों को यहाँ दिख रहा है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी 1984 और द थर्ड वे बहुत ही इम्पॉर्टेंट इनका कॉन्सेप्ट भी है। इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे अपने लेक्चर में। तो द थर्ड वे बुक इनका नाम भी है जो कि 1998 में प्रकाशित हुआ था। ओके, नोटेबल आइडियाज़ में इनका डबल हार्मोनेटिक क्या होता है, तो डबल हार्मोनेटिक के बारे में कॉन्सेप्ट के लिए इनको जाना जाता है। ये की टर्म्स हैं, आप लोग याद रखिएगा। डुअलिटी ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में इनको जाना जाता है और स्ट्रक्चरेशन थ्योरी तथा थर्ड वे। तो यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट हैं, कुछ इनके आइडियाज़ हैं जिनके लिए एंथोनी गिडेंस को जाना जाता है, जो कि सीधे सीधे की टर्म के रूप में ही एग्ज़ाम में यहाँ से पूछ दिया जाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। हम लोग एक एक करके डिटेल में अपने लेक्चर में आगे समझने वाले हैं। ओके, अभी हम लोग इनका इंट्रोडक्शन एक देख लेते हैं। तो एंथोनी गिडेंस
इनको बैरन गिडेंस भी कहते हैं। ये क्या है कि बैरन गिडेंस इसलिए कहा जाता है, बैरन जो है एक तरीके की पोस्ट होती थी जो कि ब्रिटेन की जो राजशाही है तो वहाँ पे एक पोस्ट दिया जाता था, जो वहाँ का राजा होता है वो प्रधानमंत्री की सलाह पे, और एक पोस्ट एक ऐसे व्यक्ति को दिया जाता था जो कि काफ़ी कुछ समाज के लिए कंट्रीब्यूशन दे रहा हो। तो इनको ये उपाधि भी दी गई थी, तो इसलिए इनको बैरन गिडेंस के नाम से भी जाना जाता है। एक अंग्रेजी समाजशास्त्री अर्थात ब्रिटिश बोल सकते हैं, इंग्लिश समाजशास्त्री हैं जो संरचना के अपने सिद्धांत और आधुनिक समाजों के बारे में अपने समग्र दृष्टिकोण के लिए जाने जाते हैं। उनके शैक्षणिक जीवन जो है वो 4 उल्लेखनीय चरण में पहचाने जा सकते हैं। तो इन्होंने जो अपना इनका एकेडमिक लाइफ रहा है, जो इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है, उसको हम लगभग 4 भागों में बांटते हैं। पहले में ये है कि समाजशास्त्र क्या है, इसकी एक नई दृष्टि की रूपरेखा तैयार करना। तो यहाँ पे सबसे पहला चरण अगर एंथोनी गिडेंस का हम देखेंगे तो यही है कि वो ये जानने में लगे हुए थे कि आखिर में समाजशास्त्र क्या है। क्लासिक्स की आलोचनात्मक पुनर्व्याख्या के आधार पर उस क्षेत्र की सैद्धांतिक और पद्धतिगत समझ प्रस्तुत करना शामिल था। तो यहाँ पे आप लोग एक यहाँ पे पॉइंट्स दिखा है, क्लासिक्स की आलोचना अर्थात जो भी क्लासिक्स थिंकर थे कौन थे, जैसे कि ऑगस्ट कॉम्टे थे, एमिल दर्खाइम थे, कार्ल मार्क्स थे, मैक्स वेबर थे। हालांकि मैक्स वेबर से ये थोड़े करीब थे विचारों से, लेकिन इन थिंकर्स के और ख़ास करके टालकट पार्सन्स, तो इन लोगों की इन्होंने जो भी कॉन्सेप्ट दिए गए थे उसको सीधे खारिज किया है, इन्होंने उसे एक्सेप्ट नहीं किया था। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि क्लासिक्स की आलोचनात्मक पुनर्व्याख्या के आधार पर उस क्षेत्र की सैद्धांतिक और पद्धतिगत समझ प्रस्तुत करना शामिल था। उस युग के उनके प्रमुख प्रकाशनों में इनकी कुछ बुक्स हैं जो कि इन टॉपिक्स पे लिखी गई। तो वो बुक्स कौन सी हैं ये देख लेते हैं। पूंजीवाद और आधुनिक सामाजिक सिद्धांत, इसको इंग्लिश में भी आप लोग याद रखिएगा, कैपिटलिज्म एंड मॉडर्न सोशल थ्योरी, जो कि 1971 में प्रकाशित हुई थी, और द क्लास स्ट्रक्चर ऑफ द एडवांस सोसाइटीज़, द क्लास स्ट्रक्चर ऑफ द एडवांस सोसाइटीज़, जो कि 1973 में प्रकाशित हुआ था, ये शामिल है। ये इनके पहले चरण की बुक्स हैं। दूसरे चरण की अगर हम बात करें तो गिडेंस ने संरचना का सिद्धांत विकसित किया था, एजेंसी और संरचना का एक विश्लेषण जिसमें किसी को भी प्रधानता नहीं दी जाती है। तो अब यहाँ पे हम लोग ये समझेंगे कि जिस प्रकार से अगर एमिल दर्खाइम की बात करें तो उन्होंने कहा था कि समाज जो है वो सर्वोपरि है, उसको सुई जेनरिस उन्होंने कहा था तो उसकी उत्पत्ति खुद हुई है, वही सर्वोपरि है और वो व्यक्तियों पे अपना नियंत्रण बनाए रखती है। लेकिन वहीं पे अगर मैक्स वेबर की बात करें तो वो कहते हैं कि हमारी व्यक्ति की जो समझ होती है, हम व्यक्ति को भी उतना ही महत्व देंगे। तो व्यक्ति को महत्व उन्होंने ज़्यादा दिया, ना कि समाज को। यहाँ पे एंथोनी गिडेंस ने कहा कि जो हमारा समाज है और जो व्यक्ति है, अर्थात जो हम एजेंसी की बात करें, एजेंसी इन्होंने कहा है व्यक्तियों के ग्रुप को, तो उन्होंने कहा है कि जो हमें सोशल स्ट्रक्चर दिखता है और जो एजेंसी है, इसमें हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि कोई एक की ज़्यादा वैल्यू है और किसी एक की कम है, बल्कि दोनों की उतनी ही ज़्यादा वैल्यू है, किसी एक को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से एजेंसी और संरचना का एक विश्लेषण जिसमें किसी को भी प्रधानता नहीं दी जाती है, तो इस प्रकार से इन्होंने अपना संरचना का सिद्धांत जो है वो विकसित किया था। उस अवधि के उनके कार्यों जैसे कि न्यू रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड जो है ये एमिल दर्खाइम की कृति है, लेकिन यहीं पे द न्यू रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड 1976 में प्रकाशित होती है और ये बुक लिखी जाती है एंथोनी गिडेंस के द्वारा। तो ये आप लोगों को अब याद रहेगा कि एंथोनी गिडेंस की जो कॉन्सेप्ट थे, जो थ्योरी थे, उसको ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे और इस प्रकार से इन्होंने अपनी एक खुद की बुक निकाली
निकाली न्यू रोल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। ओके, अगली बुक है सेंट्रल प्रॉब्लम्स इन सोशल थ्योरी। ये 1979 में प्रकाशित हुई थी। और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है इनकी, तो ये 1984 में प्रकाशित हुई थी। ने उन्हें समाजशास्त्रीय क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई। गिडेंस के शैक्षणिक कार्य का तीसरा चरण जो है वो आधुनिकता, जिस टॉपिक के अंतर्गत इनको अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं आधुनिकता, वैश्वीकरण और राजनीति विशेष रूप से सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन पर आधुनिकता के प्रभाव से संबंधित है। तो अभी आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि हम लोग एंथोनी गिडेंस को उत्तर आधुनिकतावाद या उत्तर संरचनावाद में हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इनका जो तीसरा चरण आता है इनके अध्यापन का, तो इसमें इन्होंने व्यक्तिगत जीवन पर आधुनिकता का क्या प्रभाव पड़ता है, इसको इन्होंने काफ़ी डीपली स्टडी किया था। यह चरण उत्तर आधुनिकता की उनकी आलोचना और एक नए यूटोपियन यथार्थवादी की चर्चाओं से परिलक्षित है। अब यूटोपियन क्या होता है? तो यूटोपियन विचारधारा वो होती है जिसमें कि हम ऐसा सोचते हैं कि समाज में सब लोग अच्छे हैं और सब कुछ जो एक समाज के लिए बेस्ट होना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही हमको हर क्रिया जो है, कलाप है, वैसे ही होती हुई नज़र आती है। तो ये होती है यूटोपियन विचारधारा। तो इन्होंने इसकी आलोचना की थी उत्तर आधुनिकतावाद की, और एक नए यूटोपियन यथार्थवादी की चर्चाओं से ये परिलक्षित होता है। राजनीति में तीसरा रास्ता अर्थात थर्ड वे जो है, जो द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मॉडर्निटी एंड सेल्फ आइडेंटिटी, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीमेसी बियॉन्ड लेफ्ट एंड राइट और द थर्ड वे में दिखाई देता है। तो इनकी ये जितनी रचनाएं हैं, जितनी इनकी कृतियां हैं, द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मॉडर्निटी 1990, मॉडर्निटी एंड सेल्फ आइडेंटिटी 1991, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीमेसी 1992, बियॉन्ड लेफ्ट एंड राइट 1994 और द थर्ड वे 1998 में इनकी जो एक मॉडर्निटी को लेके कि किसी व्यक्ति के जीवन पे आधुनिकता का क्या असर पड़ रहा है, उससे संबंधित ये बुक्स हैं। ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि थर्ड वे क्या है, तीसरा रास्ता मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो जिसे आधुनिकृत सामाजिक लोकतंत्र के रूप में भी जाना जाता है। आधुनिकृत अर्थात कंप्लीटली मॉडर्नाइज है, सामाजिक लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है। एक मध्य मार्गी राजनीतिक स्थिति है जो केंद्र वाम सामाजिक नीतियों के साथ साथ आर्थिक रूप से उदार और सामाजिक लोकतांत्रिक आर्थिक नीतियों के समायोजन को संश्लेषित करके केंद्र दक्षिणपंथी और केंद्र वामपंथी राजनीति में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करती है। तो जो एक वामपंथी राजनीति की विचारधारा है और जो एक दक्षिणपंथी राजनीति की विचारधारा है, इन दोनों के बीच में जो सामंजस्य निकलता है उसी को हम थर्ड वे कहते हैं। ओके, अगर हम बात कर लें कि इनकी आखिर में कहाँ से इन्होंने पढ़ाई की थी, कुछ थोड़ी सी इनके बारे में अगर जीवनी के बारे में भी कर लें डिस्कस, तो ये एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में पले बढ़े थे और इनके पिताजी जो थे वो लंदन ट्रांसपोर्ट में एक क्लर्क थे। काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशनल इनकी लाइफ हिस्ट्री रही है, क्योंकि इनके पिता जो रहे हैं वो लंदन ट्रांसपोर्ट में एक क्लर्क थे। लेकिन आज आप लोग देख सकते हैं एंथनी गिडेंस को आप लोग किस रूप में पढ़ रहे हैं। उन्होंने मिन चेंडेन ग्रामर स्कूल में पढ़ाई की थी और वह विश्वविद्यालय में जाने वाले अपने परिवार के पहले सदस्य थे। गिडेंस ने 1959 में हल विश्वविद्यालय से संयुक्त समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में अपनी स्नातक शैक्षणिक डिग्री प्राप्त की थी। इसके बाद डेविड लॉकवुड और एशर ट्रॉप की देखरेख में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मास्टर डिग्री
प्राप्त की थी। बाद में उन्होंने किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की और 1961 में गिडेंस ने लिसेस्टर विश्वविद्यालय में काम करना शुरू कर दिया था। तो ये इनसे लिसेस्टर जो विश्वविद्यालय है इसीलिए जुड़ा हुआ है। तो आप लोग जब इनका हम लोग फर्स्ट में देख रहे थे तो आप लोग देख सकते हैं कि 3 जो यूनिवर्सिटी के नाम, यूनिवर्सिटी ऑफ लिसेस्टर, किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जो है वो जुड़ा हुआ है। ओके, लिसेस्टर में जिसे ब्रिटिश समाजशास्त्र के एक फाउंडेशन के रूप में देखा जाता है, तो वह नॉबर्ट एलियास से मिलते हैं और अपना सैद्धांतिक स्थिति पे काम करना प्रारंभ किए। 1969 में गिडेंस को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में एक पद पर नियुक्त किया गया, जहां उन्होंने बाद में सामाजिक और राजनीतिक विज्ञान समिति बनाने में मदद की थी। तो ये समिति जो है वो SPS के नाम से, या अभी जो है वो HSPS के नाम से जाना जाता है। ओके, गिडेंस ने किंग्स कॉलेज के फेलो के रूप में कैम्ब्रिज में कई वर्षों तक काम किया और अंततः 1987 में उन्हें पूर्ण प्रोफेसर के पद को दे दिया गया था। वह पॉलिटी प्रेस के सह संस्थापक थे। तो यहाँ पे आप लोगों को एक नाम और निकल के आता है, पॉलिटी प्रेस। पॉलिटी प्रेस के ये सह संस्थापक भी थे और इन्होंने जो है 1997 से 2003 तक लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के निदेशक और इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक पॉलिसी रिसर्च के सलाहकार परिषद के सदस्य भी थे। वह टोनी ब्लेयर से भी जुड़े हुए थे, लेकिन अगर हम डायरेक्टली बोलें तो गिडेंस का जो थर्ड वे राजनीतिक दृष्टिकोण था, जो कि ब्लेयर का मार्गदर्शक राजनीतिक विचार बन गया, तो थर्ड वे से काफ़ी टोनी ब्लेयर जो थे वो प्रभावित हुए थे। वह ब्रिटिश राजनीतिक बहसों में एक मुखर भागीदार रहे हैं और उन्होंने मीडिया उपस्थिति और लेखों के साथ केंद्र वाम लेबर पार्टी का समर्थन भी किया था। उन्हें जून 2004 में एनफील्ड के लंदन बरो में साउथ गेट के बैरन गिडेंस की उपाधि दी गई थी। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया ही था कि बैरन गिडेंस भी इनको इस नाम से भी जाना जाता है और वह लेबर पार्टी के लिए हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बैठे थे। वह कई शैक्षणिक जो संस्थान हैं उनमें इनका नाम जोड़ के देखा जाता है और इनको कई सारी यूनिवर्सिटी से सम्मानित भी किया गया है। तो ये तो एक हम ये देखेंगे एंथोनी गिडेंस का ब्रीफ हम लोग डिस्कशन देखें इनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में। अब अगर हम बात करें कि गिडेंस की महत्वाकांक्षा जो थी वो सामाजिक सिद्धांत को नए सिरे से तैयार करने और आधुनिकता के विकास और प्रक्षेप पथ के बारे में हमारी समझ की फिर से जांच करने की थी। तो गिडेंस जो हैं वो सामाजिक सिद्धांत जो था उसको एक नए सिरे से समझना चाह रहे थे। इसको मॉडर्निटी से, आधुनिकता से रिलेट करके उससे जोड़ के समझना चाह रहे थे। और जो चौथा चरण इनका होता है, सबसे हालिया चरण, अर्थात जो सबसे लास्ट का चौथा चरण है, हम लोगों ने 4 भागों में बांटा था। तो गिडेंस ने अपना ध्यान विश्व समाज के विकास से संबंधित समस्याओं की अधिक ठोस श्रेणी पर केंद्रित किया है। अर्थात ये टॉपिक जैसे कि पर्यावरणीय मुद्दे हैं, विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन के बारे में बहस पर ध्यान केंद्रित करते हुए उनकी पुस्तक द पॉलिटिक्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, यहाँ पे आप लोग उनकी बुक देख सकते हैं, द पॉलिटिक्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, एंथोनी गिडेंस की है। और यहाँ पे आप लोग एक और देख सकते हैं, अशांत और शक्तिशाली महाद्वीप में यूरोपीय संघ की भूमिका और प्रकृति, द रोल ऑफ नेचर ऑफ द यूरोपियन यूनियन इन टर्बुलेंट एंड माइटी कॉन्टिनेंट 2014। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, टर्बुलेंट एंड माइटी कॉन्टिनेंट, व्हाट फ्यूचर फॉर
यूरोप। तो ये बुक भी जो है वो एंथोनी गिडेंस के द्वारा लिखी गई है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यूरोपियन बुक प्राइज़ विनर है ये बुक 2014 की। इसके क्रमिक संस्करणों में विश्लेषण किया गया और व्याख्यानों और भाषणों की एक श्रृंखला में डिजिटल क्रांति की प्रकृति और परिणाम भी बताए गए हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो इनका लास्ट का चरण है, अर्थात जो 4th स्टेज है इनके अध्यापन का, तो यहाँ पे इन्होंने जो आज के समकालीन मुद्दे हैं कि किस प्रकार से पर्यावरण में चेंज हो रहा है, किस प्रकार से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट हमें देखने को मिलता है, तो इन सारे मुद्दे पे इन्होंने एक डीप डिस्कशन भी किया है और एक समाजशास्त्र की दृष्टि से भी देखें तो एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन अपना दिया है। गिडेंस ने 1997 से 2003 तक लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के निदेशक के रूप में काम किए थे, जहां अब वह समाजशास्त्र विभाग में एमरिटस प्रोफेसर हैं। वह किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज के लाइफ फेलो हैं। अभी की बात हो रही है ये करंट की। वह किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज के लाइफ फेलो हैं। यहाँ पे आप लोग कैम्ब्रिज की देख सकते हैं, ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का लोगो है। ओपन सिलेबस प्रोजेक्ट के अनुसार गिडेंस समाजशास्त्र पाठ्यक्रमों के लिए कॉलेज पाठ्यक्रम पर सबसे अधिक उद्धृत लेखक हैं। इनके अगर कार्य की बात करें तो अब हम लोग एक देख लें कि किन किन फील्ड से ये जुड़े रहे, किन किन फील्ड पे इन्होंने अपना काम किया है। तो गिडेंस ने न केवल समाजशास्त्र के विकास पर बल्कि मानव विज्ञान, पुरातत्व, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, इतिहास, भाषा विज्ञान, अर्थशास्त्र, सामाजिक कार्य और हाल ही में राजनीति विज्ञान के विकास पर भी टिप्पणी की है। उनके ज्ञान और कार्यों को देखते हुए कोई भी उनके जीवन के अधिकांश कार्यों को समाजशास्त्रीय सिद्धांत के भव्य संश्लेषण के रूप में देख सकता है। यहाँ पे अब हम लोग बात करेंगे कि इन्होंने किस प्रकार से जो थ्योरी दी है उसमें किस प्रकार से ये क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में एंथोनी गिडेंस ने अपने क्या विचार दिए हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं समाजशास्त्र की प्रकृति। 1976 से पहले की बात यदि करें, 1976 से पहले गिडेंस के अधिकांश लेखन ने लेखकों, स्कूलों और परंपराओं की एक विस्तृत श्रृंखला पर काफ़ी ज़्यादा आलोचना की है, या ये कहें कि आलोचनात्मक टिप्पणियां इन्होंने की हैं। गिडेंस ने तत्कालीन प्रमुख संरचनात्मक प्रकार्यवाद या फिर इसे हम प्रकार्यवाद भी कहते हैं, जो कि टालकट पार्सन्स के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, इसके खिलाफ रुख अपनाए थे। और साथ ही विकासवाद की बात करते हैं ये, जिसमें कि हमें ऑगस्ट काम्टे भी दिखते हैं, और ऐतिहासिक भौतिकवाद की भी आलोचना की है। तो इन्होंने कार्ल मार्क्स को भी आप लोग देख सकते हैं। ऐतिहासिक भौतिकवाद का अर्थ यही है कि किस प्रकार से मानव जो है वो प्रारंभिक अवस्था से धीरे धीरे परिवर्तित होते हुए अपनी स्थिति को विकसित करते हुए और आज के स्टेज में पहुंचा है। तो कार्ल मार्क्स की भी इन्होंने काफ़ी हद तक आलोचना की थी। पूंजीवाद और आधुनिक सामाजिक सिद्धांत में इन्होंने मैक्स वेबर, एमिल डर्खीम, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैक्स वेबर, एमिल डर्खीम, कार्ल मार्क्स के काम की जांच की थी और तर्क दिया था कि उनके अलग अलग दृष्टिकोण के बावजूद, भले हम मान सकते हैं कि डुर्खीम हैं, कार्ल मार्क्स हैं, वेबर हैं, पार्सन्स हैं, सबके अपने दृष्टिकोण अलग हैं, लेकिन उसके बावजूद प्रत्येक पूंजीवाद और सामाजिक जीवन के बीच संबंध से चिंतित थे। तो प्रत्येक जो विचारक है ये इस बात की चिंता रख रहा था कि जो पूंजीवाद है और जो सामाजिक जीवन है, इन दोनों में क्या संबंध है, क्या एक दूसरे को ये किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। गिडेंस ने समाजशास्त्र को इस प्रकार परिभाषित करते हुए शक्ति,
आधुनिकता और संस्थानों के सामाजिक निर्माण पर जोर दिए हैं। समाजशास्त्री पद्धति के नियमों में जो कि एमिल डर्कहाइम के द्वारा दिया गया है, जिसका शीर्षक दुर्खीम के 1895 तो हो ही नहीं सकता है, तो 1895 के समाजशास्त्रीय पद्धति के नियमों की ओर संकेत करता है। गिडेंस ने यह समझाने का प्रयास किया कि समाजशास्त्र कैसे किया जाना चाहिए, यह समाजशास्त्र को हम किस प्रकार से परिभाषित करें, आखिर में समाजशास्त्र की प्रकृति क्या होनी चाहिए, और उन सिद्धांतकारों के बीच लंबे समय से चले आ रहे विभाजन को संबोधित किया जो मैक्रो स्तरीय अध्ययनों को प्राथमिकता देते हैं। तो मैक्रो स्तर पे अगर आप लोग देखें तो दुर्खीम हुए, पार्सन्स ग्रैंड थ्योरी की बात करते हैं, कार्ल मार्क्स हैं, वहीं पे ऑगस्ट कॉम्टे हैं, तो इसकी ओर इन्होंने प्राथमिकता दी और इस पे ध्यान आकर्षित किया। सामाजिक जीवन की समाज को बड़ी एक बृहद रूप में देखते हुए और जो लोग सूक्ष्म स्तर पर जोर देते हैं व्यक्तियों के लिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी का क्या मतलब है। तो यहाँ पे जैसे कि अगर हम बात करें मैक्स वेबर की, तो इन्होंने कहा कि हमें व्यक्ति की जो इंडिविजुअल उनकी क्रियाएं हैं हमें उनको भी देखना चाहिए। तो यह जो एंथोनी गिडेंस हैं वो ये समझाने का प्रयास करते हैं कि जो ये लोग सोच रहे हैं और जो ये सोच रहे हैं आखिर में दोनों में क्या सिमिलरिटी है या क्या डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। इन्होंने इसलिए अपनी बुक्स जो न्यू रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड है उसमें उन्होंने कहा कि दुर्खीम द्वारा आविष्कृत प्रकारवादी दृष्टिकोण ने समाज को अपने आप में एक वास्तविकता के रूप में माना है। तो ये आप सभी को पता है कि इन्होंने कहा है कि जो है वो समाज ही है जो व्यक्तियों के लिए काम करने के योग्य नहीं है। तो वहाँ पे व्यक्तियों की अर्थात व्यक्तियों का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, जो इम्पोर्टेंस है वो सोसाइटी का है। उन्होंने दुर्खीम के समाजशास्त्रीय प्रत्यक्षवाद प्रतिमान को खारिज कर दिया जिसमें व्यक्तियों द्वारा समझे गए अर्थों की अनदेखी करते हुए यह भविष्यवाणी करने का प्रयास किया गया था कि समाज कैसे संचालित होता है। तो दुर्खीम ने पूरी तरीके से इंडिविजुअल की क्या फीलिंग होती है उसको पूरी तरीके से खारिज किया था। तो एंथोनी गिडेंस ने जो एमिल डर्कहाइम की थ्योरी है उसको खारिज करते हुए और उन्होंने कहा कि ऐसा हम नहीं मान सकते हैं कि इंडिविजुअल की फीलिंग्स या सोच कुछ मायने ही नहीं रखती है। और इस प्रकार से गिडेंस कहते हैं कि समाज का केवल एक रूप होता है और उस रूप का केवल लोगों पर प्रभाव पड़ता है, जहाँ तक कि लोग जो करते हैं उससे संरचना का निर्माण और पुनरुत्पादन होता है। तो यहाँ पे एक बहुत ही इनका कॉमन की टर्म जो निकल के आता है वो ये होता है कि जो लोग काम करते हैं या जो भी क्रियाकलाप होता है तो उसके द्वारा लोगों पे किस प्रकार से एक दूसरे पे प्रभाव पड़ता है और इससे जो है वो संरचना का निर्माण होता है तथा पुनरुत्पादन भी होता है, अर्थात फिर से वो दूसरे रूप में भी परिवर्तित होकर अपना अस्तित्व बनाती है। इसी प्रकार से तो हमको सोसाइटी में फिर चेंजेस देखने को मिलते हैं, क्योंकि अगर हम देखें कि संरचना का निर्माण न हो और पुनरुत्पादन न हो तो हम आदिम समाज से आज के समाज में नहीं पहुँचे होते। तो इस प्रकार से पुनरुत्पादन जो होता है ये इनके की टर्म में आता है। ये आप लोग इनका कथन ही ध्यान से आप लोग नोट कर लीजिएगा। मैं एक बार फिर से बोल देती हूँ। ये कहते हैं कि समाज का केवल एक रूप होता है, समाज का केवल एक रूप होता है और उस रूप का केवल लोगों पर प्रभाव पड़ता है। समाज का एक रूप होता है और इस रूप का लोगों पे क्या प्रभाव पड़ता है, जहाँ तक कि लोग जो करते हैं उससे संरचना का निर्माण होता है और पुनरुत्पादन भी होता है। तो ये कथन जो है एंथोनी गिडेंस का है, यह आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, अभी यहाँ पे हम लोग इसी समाजशास्त्र की प्रकृति में अब देखते हैं कि गिडेंस
अपने क्या विचार प्रस्तुत करते हैं। तो गिडेंस सामाजिक वैज्ञानिक ज्ञान और मानव प्रथाओं के बीच इस दो स्तरीय व्याख्यात्मक और द्वंद्वात्मक संबंध को डबल हर्मेनेटिक कहते हैं। अभी डबल हर्मेनेटिक क्या है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसमें दो स्तर पाया जाता है, जिसमें कि हमें सामाजिक वैज्ञानिक ज्ञान भी देखने को मिल रहा है और जो मानव की प्रथाएं हैं, अर्थात जो प्रथाएं, परंपराएं, रीति रिवाज जो साथ में चली आ रही हैं और जो वैज्ञानिकता है, इन दोनों का सामंजस्य जो हमें देखने को मिलता है, इसी को हम डबल हर्मेनेटिक कहते हैं। शक्ति सामाजिक और भौतिक दुनिया को बदलने के लिए लोगों की परिवर्तनकारी क्षमता, ज्ञान और अंतरिक्ष समय से निकटता से आकार लेती है। नए नियमों में गिडेंस ने विशेष रूप से लिखा है। तो जो न्यू रूल्स इन ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड इन्होंने दिया था, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिसको कि हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। इन्होंने कहा समाजशास्त्र वस्तुओं के पूर्व प्रदत्त ब्रह्मांड के बारे में नहीं है, ब्रह्मांड विषयों के सक्रिय कार्यों द्वारा गठित या उत्पादित किया जा रहा है। इस प्रकार समाज के उत्पादन और पुनरुत्पादन, ये आप लोगों को बार बार देखने को मिलेगा, उत्पादन और पुनरुत्पादन को इसके सदस्यों के कुशल प्रदर्शन के रूप में माना जाना चाहिए। क्योंकि जब हम कोई काम करते हैं और कुछ गलत हो जाता है तो हम फिर उन्हीं से सीख के और ज़्यादा उसमें अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं और फिर उससे बेहतर प्रदर्शन करते हैं। तो इसी प्रकार से इन्होंने कहा है कि उत्पादन और पुनरुत्पादन की जो प्रक्रिया है वो हमें देखने को मिलती है। मानव एजेंसी का दायरा सीमित है, व्यक्ति समाज का निर्माण करते हैं। ये कहते हैं कि व्यक्ति जो है वो समाज का निर्माण करते हैं, लेकिन वे ऐसा ऐतिहासिक रूप से स्थित अभिनेताओं के रूप में करते हैं, ना कि अपनी पसंद की शर्तों की तहत। तो ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि समाज हमारा है, हम चाहे जैसे वैसे रह सकते हैं, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। संरचनाओं की अवधारणा न केवल मानव एजेंसियों पर बाधाओं के रूप में बल्कि उन्हें सक्षम बनाने वाले के रूप में भी की जानी चाहिए। संरचना की प्रक्रियाओं में अर्थ, मानदंड और शक्ति की परस्पर क्रिया शामिल होती है। समाजशास्त्रीय पर्यवेक्षक सामाजिक जीवन को एक संसाधन के रूप में अपने ज्ञान का उपयोग किए बिना स्वतंत्र रूप से अवलोकन के लिए एक घटना के रूप में उपलब्ध नहीं करा सकता है, जिससे वह इसे जांच के लिए एक विषय के रूप में गठित करता है। जीवन के एक रूप में डूब जाना आवश्यक और एकमात्र साधन है जिससे एक पर्यवेक्षक ऐसे लक्षण उत्पन्न करने में सक्षम होता है। इस प्रकार समाजशास्त्रीय अवधारणाएं दोहरी व्याख्या का पालन करती हैं। तो यहाँ पे इनका की टर्म है डबल हर्मेनेटिक, जो कि आप लोगों को याद रखना है। एक बार मैं फिर बता देती हूँ ये क्या होता है। जैसे कि आज की लाइफ में हम जी रहे हैं तो हम इसको तर्कों पे आधारित कोई घटना होती है उसको तर्क के आधार पे भी हम समझने की कोशिश करते हैं, और हमारे जो समाज की परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, रूढ़ियाँ हैं, उससे हमारे समाज को क्या लाभ है उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। इन दोनों का सामंजस्य बिठा के और तब हम आगे को बढ़ते हैं। इनका एक न्यू कॉन्सेप्ट जो है वो है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चरेशन। तो स्ट्रक्चरेशन जो है ये इनकी बुक है द थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चरेशन। इसमें इन्होंने संरचना का सिद्धांत दिया है। यहाँ पे एक कथन है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो इन्होंने कहा है न्यू रूल्स का मतलब ही है न्यू रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, जो कि इन्होंने एमिल डर्कहाइम को क्रॉस करते हुए लिखा था। तो इसमें गिडेंस ने कहा है कि सोशल स्ट्रक्चर्स आर बोथ कॉन्स्टिट्यूटेड बाय ह्यूमन एजेंसी। जो संरचना होती है वो इनके इसी कथन से बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि जो संरचना होती है वो ह्यूमन एजेंसी के द्वारा भी एंड द सेम टाइम आर द वेरी मीडियम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो हमारी संस्थाएं होती हैं उसके द्वारा, तो दोनों के द्वारा मिल के संरचना का निर्माण होता है।
यहाँ पे एक और कथन है इसी से जुड़ा हुआ, इसको हम लोग समझेंगे कि किसी सामाजिक प्रणाली की संरचना, अगर कोई सोशल सिस्टम हमें दिख रहा है, सामाजिक प्रणाली की संरचना की जांच करने का मतलब, ये इनका कथन है इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, किसी सामाजिक प्रणाली की संरचना की जांच करने का मतलब उन तरीकों की जांच करना है जिससे वह प्रणाली उत्पादक नियमों और संसाधनों के अनुप्रयोग के माध्यम से सामाजिक संपर्क में उत्पन्न और पुनरुत्पादित होती है। तो यहाँ पे आप लोगों को बार बार इनके कथन में देखने को मिलेगा, आप लोग इनका की टर्म की तरह इसे यूज कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को एक और टर्म निकल के आता है, वो है स्पेस टाइम। इन्होंने स्पेस टाइम की बात की है, तो ये क्या है हम लोग समझ लेते हैं। भौतिकी में स्पेस टाइम कोई गणितीय मॉडल है जो अंतरिक्ष के 3 आयामों और समय के एक आयाम को एक 4 आयामी सातत्य में जोड़ता है। स्पेस टाइम आरेख सापेक्ष प्रभावों को देखने और समझने में उपयोगी होते हैं, जैसे कि विभिन्न पर्यवेक्षक कैसे अनुभव करते हैं कि घटनाएं कहाँ और कब घटित होती हैं। गिडेंस का जो संरचना सिद्धांत है वह सबसे पहले इस सवाल का पड़ताल करता है कि क्या यह व्यक्ति या सामाजिक ताकतें जो हैं जो हमारी सामाजिक वास्तविकता को आकार देते हैं। उन्होंने यह तर्क देते हुए ये चरम स्थितियों से परहेज किया है कि यद्यपि लोग अपने कार्यों को चुनने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हैं और उनका ज्ञान भी सीमित होता है, फिर भी वे वह एजेंसी हैं जो सामाजिक संरचना को पुनः उत्पन्न करती हैं और सामाजिक परिवर्तन की ओर ले जाती हैं। अर्थात जो व्यक्ति है, जो एजेंसी है, वो उसका भले उसके पास सीमित नॉलेज है, वो अपनी क्रियाएं जो है वो पूरी तरह से स्वतंत्र होकर नहीं कर सकता है, समाज के दायरे में ही करता है सॉरी लेकिन वो सामाजिक जो परिवर्तन होता है उसमें उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और उनका जो ये विचार है वो आधुनिकतावादी कवि वॉलेस स्टीवंस जो हैं इनसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है। तो यहाँ पे मैंने जस्ट एक इमेज इसलिए दिखाया है कि कभी आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि जो एजेंसी की अवधारणा है या जो इन्होंने सोचा था एंथोनी गिडेंस ने, वो किससे प्रभावित थे, तो हो सकता है कि ये नाम भी आप लोगों को सामने दिख जाए वॉलेस स्टीवंस का। हालांकि ये एक आधुनिकतावादी कवि हैं अमेरिकी, लेकिन इससे इन विचारक से एंथोनी गिडेंस जो थे वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। गिडेंस ऐसा कहते हैं कि अभिनेता या एजेंट जो होता है वो अपनी संस्कृति के लिए उपयुक्त सामाजिक नियमों को लागू करते हैं जिन्हें उन्होंने समाजीकरण और अनुभव के माध्यम से सीखा होता है। तो ये हम सभी के साथ होता है कि हम वही चीज़ सही मानते हैं जो सारे फैक्ट्स जो होते हैं हम अपने परिवार से या अपने आसपास के परिवेश से सीखे हुए होते हैं। इन नियमों का उपयोग उनके पास उपलब्ध संसाधनों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया में किया जाता है। इस तरीके से नियोजित नियम और संसाधन जो होते हैं वो नियतिवादी नहीं होते हैं। ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि पहले से प्री प्लान्ड है और हम सिर्फ इसी तरीके से काम कर सकते हैं, लेकिन उन्हें जानकार जो एक पर्सन की बात करें, इनके द्वारा सजगता से लागू किया जाता है। भले ही जो लोग होते हैं या एजेंसी होते हैं, इसकी जागरूकता किसी भी समय उसकी गतिविधियों की विशिष्टताओं तक सीमित हो सकती है। इस प्रकार ये हम कह सकते हैं कि कार्रवाई का जो परिणाम होता है वो पूरी तरह से पूर्वानुमानित नहीं होता है। अर्थात ऐसा हम नहीं कह सकते कि ये पहले से प्री डिसाइडेड होता है कि ये काम ऐसे ही किया जाना है, क्योंकि हर व्यक्ति जो होता है वो अपने परिवार से, अपने समाज से एक अलग तरीके से सीखता है और उसी प्रकार से वो किसी भी कार्य को करता है या उसको ये कहें कि आगे को बढ़ाता है। तो हम देखेंगे कि अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग तरीके से लोग काम करते हैं। ओके, इनका एक और कॉन्सेप्ट है, उसको हम लोग देख लेते हैं। इन्होंने कहा है कि स्थूल और
सूक्ष्म और स्थूल के बीच संबंध क्या होता है। तो जिस प्रकार से आप लोग समझ रहे हैं कि इन्होंने जो समाज को या ग्रैंड थ्योरी है उसको भी इन्होंने नज़रअंदाज किया, जो माइक्रो थ्योरी है उसको भी इन्होंने बीच का रास्ता एक निकाला कि जो कि दोनों को एक साथ लेके चले। तो इन्होंने कहा कि सूक्ष्म और स्थूल में, अर्थात सूक्ष्म जो है वो माइक्रो, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं माइक्रो सोशियोलॉजी की बात करती है और स्थूल जो है वो मैक्रो सोशियोलॉजी की बात करती है। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। मैक्रो सोशियोलॉजी जो है वो समाज शास्त्र के लिए एक बड़े पैमाने का दृष्टिकोण है, जो संरचनात्मक स्तर पर सामाजिक प्रणालियों और आबादी के विश्लेषण पर जोर देता है। वहीं पे माइक्रो सोशियोलॉजी जो है वो समाजशास्त्र के विश्लेषण के मुख्य स्तरों में से एक है, जो छोटे पैमाने पर रोज़मर्रा के मानव सामाजिक बातचीत और एजेंसी की प्रकृति से संबंधित है। तो किस प्रकार से लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं, इसमें अगर हम लोग पीटर बर्जर या थॉमस लकमैन की इनकी विचारधारा को देखें तो माइक्रो सोशियोलॉजी के अंतर्गत में आ जाता है। अब यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं सूक्ष्म और स्थूल मुद्दों के संश्लेषण में संरचना बहुत उपयोगी होती है। सूक्ष्म पैमाने पर व्यक्तियों की स्वयं के और पहचान के आंतरिक भावना में से एक परिवार के उदाहरण पर अगर हम विचार करें तो जिससे हम अपने जो स्वयं के साथियों को चुनने और उनके साथ कैसे संबंध बनाने के लिए तेज़ी से स्वतंत्र हैं। जैसे कि हम सोचते हैं कि परिवार में हमारी सबसे ज़्यादा किससे बनती है, हमारे विचार किससे मैच होते हैं, हम उनके ज़्यादा करीब होते हैं। तो इसके लिए हम फ्री हैं, ऐसा नहीं है कि कोई हमको बाउंड करेगा कि नहीं आप ऐसा नहीं करो, जो नए अवसर पैदा करता है और रिश्ते के रूप में भी अधिक काम करता है। यह एक रिफ्लेक्सिव प्रोजेक्ट बन जाता है जिसकी व्याख्या और रखरखाव हमें करनी होती है कि किस प्रकार से हम उस रिश्ते को संभाल के रख सकते हैं। साथ ही इन सूक्ष्म स्तरीय परिवर्तन को केवल व्यक्तिगत स्तर पर देखकर नहीं समझाया जा सकता है, क्योंकि लोगों ने कैसे जीना है इसके बारे में अपने मन को अनायास ही नहीं बदला है और न ही हम यह मान सकते हैं कि उन्हें सामाजिक संस्थाओं और राज्य द्वारा ऐसा करने के लिए निर्देशित किया गया था। तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये राज्य सरकार के द्वारा थोपा गया है कि हमें अपनी बड़ी बहन से ऐसे ही बिहेव करना था या छोटी बहन से ऐसे बिहेव करना है या अपने भाइयों से ऐसे बिहेव करना है, बल्कि ये हम अपने को जो समाज में देखते हैं उसी के अनुसार सीखते हैं और वैसे ही अपनी जो धारणा है वो बनाते हैं। इसी प्रकार बड़े पैमाने पर अगर बहुराष्ट्रीय जो पूंजीवादी निगम हैं, जैसे राज्य और सामाजिक संगठनों में से एक वैश्वीकरण के उदाहरण पर विचार करते हैं, जो निवेश और विकास के लिए विशाल नए अवसर प्रदान करते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आपको पता ही है कि एक आप लोगों को एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है, लेकिन एशियाई वित्तीय संकट जैसे संकट पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकते हैं, जो दूर तक फैल सकते हैं। हम सिर्फ एशिया में हैं, एशियाई वित्तीय संकट अगर है तो पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकती है। स्थानीय परिवेश जिसमें वे पहली बार विकसित हुए और अंततः व्यक्तियों को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं, ऐसे मुद्दों की गंभीर व्याख्या स्थूल और सूक्ष्म शक्तियों के नेटवर्क के भीतर कहीं होनी चाहिए। इन स्तरों को असंबद्ध नहीं माना जाना चाहिए। हम इसको अलग से नहीं मान सकते। ऐसा नहीं मानेंगे कि अगर कहीं एक छोटी सी कंट्री में अगर कोई प्रॉब्लम होती है, मान लेते हैं कि मालदीव में कोई प्रॉब्लम होती है, अगर मान लेते हैं कि मालदीव में कोई प्रॉब्लम होती है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मालदीव की ही वो प्रॉब्लम होगी। जैसे रिसेंटली अभी हम लोगों ने श्रीलंका को देखा, श्रीलंका में हम लोगों ने देखा किस प्रकार से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। तो ये सिर्फ श्रीलंका को इफेक्टिव नहीं किया, प्रभावित नहीं किया, बल्कि बहुत सारे देश उससे प्रभावित होते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने कहा है कि हम सूक्ष्म को और स्थूल को अलग अलग नहीं समझ सकते हैं, बल्कि दोनों को एक साथ हम समझ पाएंगे और वास्तव में इनका एक दूसरे से महत्वपूर्ण संबंध होता है। हम इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। एक कथन यहाँ पे डेविड गोटलेट का देखेंगे हम लोग। ये मीडिया लिंग और पहचान, मीडिया लिंग और पहचान, अर्थात
एक इनकी ये बुक है, इसमें इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट कोट कहा है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो इन्होंने कहा है कि कई आधुनिक जीवन शैली के प्रचार प्रसार में मीडिया का महत्व स्पष्ट होना चाहिए। मीडिया द्वारा पेश की जाने वाली जीवन शैली या जीवन शैली के जो आदर्श हैं, इसकी सीमा सीमित हो सकती है, लेकिन साथ ही यह आम तौर पर उन लोगों की तुलना में व्यापक है जिनकी हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में टक्कर लेने की उम्मीद करते हैं। तो ये हम लोग जिस प्रकार से आप लोग टेलीविज़न पे कुछ सीरियल्स देखते होंगे या कुछ मूवीज़ देखेंगे, प्रोग्राम देखेंगे, उसकी हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी से कोई लेना देना ही नहीं होता है। तो इनका एक जो प्लेटफॉर्म होता है वो काफ़ी बड़े स्तर पे होता है, इसलिए आधुनिकता में मीडिया संभावनाएं प्रदान करता है और विविधता का जश्न मनाता है, लेकिन कुछ भूमिकाओं या जीवन शैली की संकीर्ण व्याख्या भी पेश करता है। तो मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे हमें हर तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। अगर हमको ये दिखेगा कि बहुत सारी विविधता एक प्लेटफॉर्म पे दिख रहा है, जैसे कि आप लोगों को एक सब पे आता था कोई प्रोग्राम तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें आप लोग देखेंगे कि विभिन्न कम्युनिटी से विभिन्न स्टेट के लोग जो है वो एक ही जगह रहते थे, तो वहाँ पे हम लोगों को एक डाइवर्सिटी या विविधता देखने को मिलती थी। लेकिन वहीं पे जो हमारे समाज में किस प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं या एक रूढ़िवादिता है, वो भी हमको देखने को मिलती है, जो कि मीडिया के द्वारा दिखाया जाता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कहाँ देखते हैं, अर्थात आप किस परिवेश में हैं, वहाँ के हिसाब से आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं। गिडेंस द्वारा खोजा गया एक और उदाहरण रोमांटिक प्रेम का उद्भव है, जिसे गिडेंस द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीमेसी में आत्म पहचान के प्रकार की कथा के उदय के साथ जोड़ते हैं, जिसमें कहा गया है रोमांटिक प्रेम ने एक व्यक्ति के जीवन में एक कथा के विचार को पेश किया। कहा जाता है कि रोमांटिक प्रेम जो होता है उसका जो अस्तित्व हमें देखने को मिलेगा, ये 18वीं शताब्दी के अंत में विकसित हुआ। इसे रोमानियतवाद कहते हैं। अब रोमानियतवाद क्या है, यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए। तो रोमानियतवाद जो है वो एक कलात्मक और बौद्धिक आंदोलन था, जो कि 18वीं शताब्दी के अंत में यूरोप में उत्पन्न हुआ था। आंदोलन का उद्देश्य जो था वो ज्ञानोदय और औद्योगिक क्रांति के दौरान समाज और संस्कृति में व्यक्ति परकता, कल्पना और प्रकृति की सराहना के महत्व की वकालत करना था। तो ये है रोमानियतवाद। ये 18वीं और 19वीं सदी का यूरोपीय बृहद स्तरीय सांस्कृतिक आंदोलन उपन्यास के उद्भव के लिए जिम्मेदार था, जो जनसंचार माध्यमों का अपेक्षाकृत प्रारंभिक रूप था। उपन्यासों की बढ़ती साक्षरता और लोकप्रियता ने मुख्य धारा की जीवन शैली में वापसी की और रोमांस उपन्यास में सूक्ष्म स्तर पर आदर्श रोमांटिक जीवन कथाओं की कहानियों का प्रसार किया, जिससे रोमांटिक प्रेम विवाह को विवाह प्रकार के संबंधों में एक महत्वपूर्ण और मान्यता प्राप्त भूमिका मिली। तो यहाँ पे आप लोग ये समझ सकते हैं कि एंथोनी गिडेंस ने कितनी डीपली किसी भी फैक्ट्स को डिस्कस करने की कोशिश की है, डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। ये जो पोर्शन है ये इनकी बुक द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीमेसी में है, और इन्होंने बताया कि किस प्रकार से रोमानियतवाद आता है और किस तरीके से उपन्यासों में ये एक रोमांस भरा हुआ कहानियाँ जो है या उपन्यास जो हैं वो लिखी जाती हैं, और जब इन कहानियों का काफ़ी प्रचार प्रसार होता है, लोगों तक पहुंचता है, तो जिससे एक जो हम लव मैरिज का पैटर्न देखने को आता है वो मिलता है, और बाद में इसे हम देखेंगे कि मान्यता भी मिल जाती है सरकार के द्वारा या समाज के द्वारा। भावनाओं का लोकतंत्र की बात ये करते हैं। भावनाओं का लोकतंत्र रोज़मर्रा की ज़िंदगी का लोकतंत्रीकरण एक आदर्श है जो कमोबेश रोज़मर्रा की ज़िंदगी के विविध संदर्भों में अनुमानित होता है। ऐसी कई समाज, संस्कृतियां और संदर्भ हैं जिनमें यह वास्तविकता से बहुत दूर है, जहां यौन उत्पीड़न एक रोज़मर्रा की घटना है। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीमेसी में गिडेंस प्लास्टिक
कामुकता की धारणा का परिचय देते हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्लास्टिक कामुकता की बात किसने की है? एंथोनी गिडेंस ने की है। कामुकता प्रजनन के साथ आंतरिक संबंध से मुक्त होती है और इसलिए नवाचार और प्रयोग के लिए खुली हुई होती है, जो कभी केवल अभिजात वर्ग के लिए खुला हुआ होता था। जो ये हमें देखने को मिलता था कल्चर, वो सिर्फ अभिजात वर्ग में देखने को मिलता था, लेकिन वह सामूहिक गर्भ निरोधक के आगमन के साथ साथ सामान्यीकृत हो गया, क्योंकि कामुकता और पहचान अतीत की तुलना में कहीं अधिक तरल हो गई हैं, अर्थात फ्लेक्सिबल हो गई हैं, लिक्विड के रूप में हो गई है। ये परिवर्तन स्वयं और आत्म पहचान को प्रभावित करने वाले व्यापक परिवर्तनों का अभिन्न अंग है। अनिवार्य रूप से गिडेंस ने निष्कर्ष निकाला कि सभी सामाजिक परिवर्तन जो हैं वो सूक्ष्म और स्थूल स्तर की शक्तियों के मिश्रण से उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पे अब क्लियर हो चुका है आप लोगों को कि इन्होंने जो माइक्रो सोशियोलॉजी और मैक्रो सोशियोलॉजी है, इन दोनों को मिला के मिक्स करके और सोशियोलॉजी को समझने की कोशिश की है। गिडेंस का एक और कॉन्सेप्ट है, वो हम लोग देख लेते हैं, वो है आत्म पहचान का। आत्म पहचान के बारे में अर्थात सेल्फ आइडेंटिटी के बारे में एंथोनी गिडेंस ने क्या कहा है? तो गिडेंस का कहना है कि उत्तर पारंपरिक क्रम में आत्म पहचान प्रतिवर्ती है। यह एक क्षण की खूबी नहीं है, अर्थात हम सिर्फ एक पल में अपने आप को ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि हमारी पहचान क्या है, बल्कि एक व्यक्ति के जीवन का लेखा जोखा है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि इस प्रकार के विचार जो है वो सेल्फ आइडेंटिटी या आत्म पहचान के बारे में गिडेंस ने कहा है। गिडेंस लिखते हैं, किसी व्यक्ति की पहचान व्यवहार में नहीं पाई जाती है, न ही हालांकि यह महत्वपूर्ण है कि दूसरी की प्रतिक्रियाओं में, बल्कि यह एक विशेष कथा को जारी रखने की क्षमता में पाई जाती है। तो यहाँ पे ऐसा हम नहीं कर सकते हैं कि यह किसी व्यक्ति की पहचान जो है वो उसके व्यवहार में पाई जाएगी या फिर दूसरों की क्या प्रतिक्रियाएं होती हैं उसमें, बल्कि यह एक विशेष कथा को यथार्थ हमारी अपनी लाइफ की क्या हिस्ट्री चल रही है, क्या स्टोरी चल रही है, इसको जारी रखने की क्षमता में पाई जाती है। वही हमारी खुद की पहचान होती है कि हमने अपनी लाइफ में क्या स्ट्रगल किया है या किस तरीके से हमने अपनी लाइफ को देखा है। किसी व्यक्ति की जीवनी यदि उसे दिन प्रतिदिन की दुनिया में दूसरों के साथ नियमित संपर्क बनाए रखना है तो पूरी तरह से काल्पनिक नहीं हो सकती है। इसे लगातार बाहरी दुनिया में घटित होने वाली घटनाओं को एकीकृत करना चाहिए और उन्हें स्वयं के बारे में चल रही कहानी में क्रमबद्ध करना चाहिए। गिडेंस कहते हैं कि पहले से कहीं अधिक हमारे पास उस जानकारी तक पहुँच है जो हमें अपने कार्यों के कारणों और परिणामों पर विचार करने की अनुमति देती है। साथ ही हम अपने कार्यों के अनपेक्षित अर्थात जिसकी हमें उम्मीद नहीं होती है ऐसे परिणामों और विशेषज्ञों के ज्ञान पर हमारी निर्भरता से संबंधित खतरों का सामना कर रहे हैं। हम जीवनी संबंधी आख्यानों, सामाजिक भूमिकाओं और जीवन शैली का एक सेट बनाए रखते हैं और संशोधित करते हैं। यह कहानी कि हम कौन हैं और जहां हम अभी हैं वहां हम आखिर में पहुँचे कैसे, हम यह चुनने के लिए अधिकाधिक स्वतंत्र हैं कि हम क्या करना चाहते हैं और हम कौन बनना चाहते हैं। हालांकि गिडेंस का तर्क है कि वह धन अधिक विकल्पों तक पहुंचने का जो रास्ता है वो दिखाता है। हालांकि बढ़ी हुई पसंद जो है वो मुक्तिदायक और परेशान करने वाली दोनों हो सकती है। कैसे? क्योंकि अगर हमारी जो मान लेते हैं कि हम अच्छे कंडीशन में आ गए, हमारे पास अच्छे पैसे हैं, तो उनसे हमारी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, क्योंकि हमारी और भी जो इच्छाएं हैं, डिज़ायर हैं, वो और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। या ये हो सकता है कि हम उनसे आराम की ज़िंदगी भी बिता सकते हैं। अतः किसी की आत्म संतुष्टि की संभावना को बढ़ाने और बढ़े हुए भावनात्मक तनाव के रूप में परेशान करने के अर्थ में मुक्ति और उपलब्ध विकल्पों का विश्लेषण करने और जोखिम को कम करने के लिए आवश्यक समय, जिसके बारे में हम तेज़ी से जागरूक हो रहे हैं या जिसे गिडेंस जो हैं वो विनिर्माण अनिश्चितता के रूप में बताते हैं। जबकि पहले के पारंपरिक समाजों में हमें वह
कथात्मक और सामाजिक भूमिका प्रदान की जाती थी। उत्तर पारंपरिक समाज में हमें आमतौर पर इसे स्वयं बनाने के लिए मजबूर किया जाता है। जो पहले के समाज थे उसमें लोग बताते थे या हमें ऐसा बताया जाता था कि ऐसा करना है, लेकिन आज ये हम खुद बनाते हैं। जैसा कि गिडेंस कहते हैं कि क्या करें, कैसे कार्य करें, कैसे बने, आधुनिकता के बाद की परिस्थितियों में रहने वाले हर किसी के लिए ये मुख्य प्रश्न है और जिनका उत्तर किसी न किसी स्तर पर हम सभी या तो विवेकपूर्वक माध्यम से देते हैं या फिर दिन प्रतिदिन का जो हमारा सामाजिक व्यवहार होता है, कार्य करने के तरीके होते हैं, उनके अनुभवों के अनुसार देते हैं। एंथोनी गिडेंस का जो आधुनिकता का कॉन्सेप्ट है अर्थात मॉडर्निटी का जो कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो गिडेंस का जो अभी रिसेंटली का काम है वो इस सवाल से जुड़ा हुआ है कि इतिहास के जो विभिन्न बिंदु हैं वो सामाजिक संस्थाओं की आखिर में विशेषता क्या है। तो जो सामाजिक संस्थाएं हैं जो कि विभिन्न स्टेजेस से होके आ रही हैं, इनकी आखिर में विशेषताएं क्या हैं। गिडेंस से इस बात से सहमत है कि बहुत सारे परिवर्तन होते हैं जो हमारे वर्तमान युग को चिन्हित करते हैं। हालांकि उनका तर्क है कि यह उत्तर आधुनिक युग नहीं है। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये कहते हैं कि यह उत्तर आधुनिक युग नहीं है, बल्कि इसके बजाय यह केवल कट्टरपंथी आधुनिकता का युग है। ये ऐसा मानते हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और जिगमंड बाउमन की बात आती है यहाँ पे, और इनकी जो एक लेट मॉडर्निटी की कॉन्सेप्ट है उससे ही काफ़ी मिलता जुलता ये कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे आप लोग जिगमंड बाउमन को देख रहे हैं। और यहाँ पे एक फैक्ट जो इनकी आती है वो है कि ये पोलिश समाजशास्त्री हैं या दार्शनिक हैं, और इन्होंने लिक्विड मॉडर्निटी या फिर लेट मॉडर्निटी की बात की है। और उसी से जुड़ा हुआ सिमिलर जो कॉन्सेप्ट है वो है कि इन्होंने कट्टरपंथी आधुनिकता युग कहा है। इन्होंने भी माना एंथोनी गिडेंस ने कि यह उत्तर आधुनिक युग नहीं है, बल्कि इसके बजाय यह केवल कट्टरपंथी आधुनिकता युग है जो समान सामाजिक ताकतों के विस्तार द्वारा निर्मित है, जिसने पिछले युग का आकार दिया है। बहरहाल गिडेंस जो है वो पूर्व आधुनिक और जो देर से या ये लेट मॉडर्निटी की बात करें तो इसमें इन्होंने कहा है कि ये सारे के सारे के बीच में डिफरेंसेस हैं, और वह इस बात पे विवाद नहीं करते हैं कि महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, लेकिन उन परिवर्तनों के प्रति तटस्थ रुख अपनाते हुए इन्होंने कहा है कि यह जो है अभूतपूर्व अवसर है और अद्वितीय खतरे दोनों को प्रदान करता है। अर्थात ये मानते हैं कि ये एक अच्छा अवसर है या एक अच्छा समय है, लेकिन इससे रिस्क भी उतनी ही ज़्यादा है। वह इस बात पर भी जोर देते हैं कि हम वास्तव में आधुनिकता से आगे नहीं बढ़े हैं, क्योंकि यह सिर्फ एक विकसित अपरंपरागत कट्टरपंथी आधुनिकता है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि एग्ज़ाम में पूछ दिया जाए कि किसने कहा है कि जो आधुनिकता है यह एक कट्टरपंथी आधुनिकता का युग है। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो एंथोनी गिडेंस हैं। ओके। इनके साथ और भी कुछ विचारक हैं जैसे कि उल्रिच बेक और स्कॉट लेस। इन्होंने भी दूसरी आधुनिकता से जुड़ी प्रक्रियाओं का अधिक सही में जो कॉन्सेप्ट दिया था वह था रिफ्लेक्सिव आधुनिकीकरण। तो रिफ्लेक्सिव आधुनिकीकरण क्या होता है, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसकी अवधारणा जो है वो 3 प्रमुख यूरोपीय समाजशास्त्रियों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्लियरली दिया है, एंथोनी गिडेंस, उल्रिच बेक और स्कॉट लेस के संयुक्त प्रयास से शुरू की गई थी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, रिफ्लेक्सिव मॉडर्निटी की जो बात की गई है ये इसमें 3 थिंकर आते हैं, एंथोनी गिडेंस, उल्रिच बेक और स्कॉट लेस। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये रिफ्लेक्सिव आधुनिकीकरण शब्द का तीनों समर्थन करते हैं, क्योंकि यह परंपरावाद का विरोध करने के बजाय अपने पहले संस्करण में खुद का विरोध करता है, उन संस्थानों को खतरे में डालता है जिन्हें उसने खुद बनाया था,
जैसे कि राष्ट्रीय राज्य है, राजनीतिक दल है, या फिर हम एकल परिवार का रूप देख सकते हैं। तो संयुक्त परिवार से ही हमें एकल परिवार का जो रूप है वो देखने को मिलता है, और जिसके जिम्मेदार भी हम खुद ही हैं। गिडेंस जो है वो पारंपरिक संस्कृति या फिर इसे पूर्व आधुनिक संस्कृति कहें, और उत्तर पारंपरिक अर्थात आधुनिक संस्कृति के बीच में भी अंतर स्पष्ट किए हैं। ये कहते हैं कि पारंपरिक समाजों में व्यक्तिगत कार्यों के बारे में व्यापक रूप से सोचने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उपलब्ध विकल्प पहले से ही निर्धारित होते हैं कि हमें ऐसे ही करना है, जैसे कि हमारे रीति रिवाज हैं, रूढ़ियां हैं, परंपराएं हैं। इसके विपरीत उत्तर पारंपरिक समाज में लोग जो होते हैं वो पिछली पीढ़ियों द्वारा स्थापित जो मिसाल होते हैं उससे बहुत कम चिंतित होते हैं, और कानून और जनता की राय के लचीलेपन के कारण उनके पास अधिक विकल्प होते हैं। वो कहते हैं कि अरे ये ऐसा कुछ नहीं होता है, हमें इसको नहीं मानना है, हमें अपनी आइडेंटिटी, हमें अपनी पहचान खुद से बनानी है। हालांकि इसका मतलब यह है कि व्यक्तिगत कार्यों को करने से पहले अब अधिक विश्लेषण और विचार की आवश्यकता होती है, जो कि हमें आज के समाज में देखने को मिलती है। यहाँ पे गिडेंस ने कहा है कि आधुनिकता की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि हम समय और स्थान से अलग हो जाते हैं, अर्थात हम ये ऐसा मान सकते हैं कि यहीं से बैठे बैठे हम अमेरिका को देख रहे हैं कि अमेरिका पे यहाँ पे ये चीज़ ऐसे है, वहाँ की लाइफ स्टाइल ऐसी है, हम उस चीज़ को फील कर रहे हैं। पूर्व आधुनिक समाजों में अंतरिक्ष वह क्षेत्र था जिसमें कोई व्यक्ति स्थानांतरित होता था, और वह समय वह अनुभव था जो व्यक्ति चलते समय प्राप्त करता था, अर्थात समय को वो एहसास करता था। आधुनिक समाजों में सामाजिक स्थान अब उस स्थान द्वारा निर्धारित सीमाओं तक सीमित नहीं है जिसमें कोई व्यक्ति रहता है। आप वर्चुअल देखेंगे, हम लोग जो एक वीडियो कॉलिंग करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि जहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं हम वहाँ जस्ट लाइक वर्चुअल प्रेजेंट रहते हैं, वहाँ पे हम हैं नहीं, फिर भी हम वहाँ पे दिखाई देते हैं। अब कोई कल्पना कर सकता है कि अन्य स्थान कैसा दिखता है, भले ही वहाँ वह कभी नहीं गया हो। इस संबंध में गिडेंस वर्चुअल स्पेस और वर्चुअल टाइम के बारे में बात करते हैं। आधुनिकता की एक और विशिष्ट संपत्ति ज्ञान के क्षेत्र में निहित है। तो ये इनकी आधुनिकता से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट था। अभी हम लोग देखते हैं कि ऐतिहासिक भौतिकवाद की एक समकालीन आलोचना जो इन्होंने की थी, आखिर में गिडेंस ने क्या निष्कर्ष निकाला था। ऐतिहासिक भौतिकवाद का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, तो ये आप सभी को पता है कि ये कार्ल मार्क्स का है। यहाँ पे कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन के लिए कोई आवश्यक समग्र तंत्र मौजूद नहीं है। सामाजिक परिवर्तन की बात हो रही है, इसके लिए कोई आवश्यक समग्र तंत्र मौजूद नहीं है। वर्ग संघर्ष जैसे इतिहास की कोई सार्वभौमिक तत्व मौजूद नहीं है। ऐसा कोई इतिहास की कोई सार्वभौमिक अर्थात हर जगह पाई जाने वाली तत्व, जो कि हमें ऐसा देखें कि हर जगह वर्ग संघर्ष देखने को मिला था, ऐसा कोई तत्व मौजूद नहीं है। ये कहते हैं कि सामाजिक विकास के कोई सार्वभौमिक चरण या अवधि निर्धारण नहीं है। इन्हें अंतर सामाजिक प्रणालियों और समय अंतरिक्ष किनारों बहिर्जात चर की हमेशा उपस्थिति के साथ साथ मानव एजेंसी और समाजों की अंतर्निहित ऐतिहासिकता द्वारा खारिज किया जाता है। अगली पॉइंट ये कहते हैं कि समाज में व्यक्तियों के अलावा अन्य कोई आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए अनुकूलन जैसी धारणाएं उन पर उचित रूप से लागू नहीं की जा सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये कहते हैं कि पूर्व पूंजीवादी समाज जो है वो वर्ग विभाजित होते हैं, लेकिन केवल पूंजीवाद के साथ ही वर्ग समाज होते हैं जिनमें स्थानिक वर्ग संघर्ष, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों का पृथक्करण, पूंजी के रूप में स्वतंत्र रूप से हस्तांतरणीय संपत्ति और मुक्त श्रम और श्रम बाजार होते हैं। इन्होंने कहा है कि जबकि वर्ग संघर्ष पूंजीवादी समाज का अभिन्न अंग है, ऐसी कोई टेलियोलॉजी नहीं है जो श्रमिक वर्ग के सार्वभौमिक वर्ग के रूप में उभरने की गारंटी देती हो, या ऐसी कोई ऑन्टोलॉजी नहीं है जो पूंजीवाद, उद्योगवाद, नौकरशाही, निगरानी और औद्योगिकरण द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए आधुनिक समाज के कई आधारों को नकारने को उचित ठहराती हो। अब यहाँ पे टेलियोलॉजी क्या है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो ये एक कार्य कारण की एक शाखा है जो किसी चीज़ का कारण या स्पष्टीकरण, उसके अंत,
उसके उद्देश्य या उसके लक्ष्य के कार्य के रूप में देती है, ना कि उसके कारण के कार्य के रूप में। तो कार्य कारण के रूप में ये नहीं देती है, इसको कहते हैं टेलियोलॉजी। वहीं पे ओंटोलॉजी क्या होती है, तो ये जस्ट उसके अपोजिट में आ जाती है। और कोई कार्य हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, सही है, इस सारी चीज़ों को अब क्या उचित है क्या अनुचित है, ये ओंटोलॉजी बताती है। ये एक ये कहें ज्ञान मीमांसा का एक ब्रांच है, जिसमें कि सत्ता मीमांसा आती है, जिसमें कि हम देखते हैं कि किस प्रकार से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पूंजीवाद की बात हो रही है, उद्योगवाद, नौकरशाही, निगरानी, औद्योगिकरण की बात हो रही है। तो इसके द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए आधुनिक समाज के कई आधारों को ये उचित ठहरा सकती है, या क्या सही है क्या गलत है, यह ओंटोलॉजी बता सकती है। समाजशास्त्र आधुनिकता से प्रमुख रूप से एक विषय के रूप में एक प्रतिवर्ती वास्तविकता को संबोधित करता है। तो ये कुछ ऐतिहासिक भौतिकतावाद की आलोचना इन्होंने की थी। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तीसरा रास्ता, थर्ड वे क्या है। तो गिडन्स यह समझाने से दूर चले जाते हैं कि चीज़ें कैसी हैं, उन्हें कैसा होना चाहिए, इसकी वकालत करने का अधिक मांग वाला प्रयास है। बियॉन्ड लेफ्ट एंड राइट में गिडेंस बाजार समाजवाद की आलोचना करते हैं और पुनर्गठित कट्टरपंथी राजनीति के लिए 6 सूत्रीय रूपरेखा का निर्माण करते हैं। तो ऑलरेडी हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं कि थर्ड वे क्या है, अर्थात जो वामपंथी विचारधारा है और दक्षिणपंथी विचारधारा है, इन दोनों के बीच के सामंजस्य को लेके चलते हुए एक बीच का रास्ता जो होता है वो थर्ड वे होता है। तो इन्होंने कुछ एक 6 सूत्रीय रूपरेखा तैयार की थी, इसको हम लोग देखते हैं। इन्होंने कहा कि जो क्षतिग्रस्त एकजुटता की मरम्मत करें, अर्थात जो भी हमारे जैसे विचार मैच नहीं होते हैं, थॉट नहीं मैच होते हैं, तो उनको हमें यूनिटी बना के रखनी चाहिए, दोनों के विचार मैच होने चाहिए। जीवन राजनीति की केंद्रीयता को पहचानें, स्वीकार करें कि सक्रिय विश्वास का तात्पर्य उत्पादक राजनीति से है, संवादात्मक लोकतंत्र को अपनाएं और कल्याणकारी राज्य पर पुनर्विचार करें तथा हिंसा का सामना करें। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि इन्होंने कहा था। तो ये 6 पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है। ये भी ध्यान रखना है कि थर्ड वे के लिए इन्होंने 6 सूत्रीय रूपरेखा का निर्माण किया था। थर्ड वे द रिन्यूअल ऑफ सोशल डेमोक्रेसी, ये इनकी बुक है जो कि 1998 में प्रकाशित हुई थी। वह रूपरेखा प्रदान करती है जिसके अंतर्गत थर्ड वे, जिसे गिडेंस ने कट्टरपंथी केंद्र भी कहा है, उचित है। इसके अलावा थर्ड वे नीति प्रस्तावों के एक विस्तृत श्रृंखला की आपूर्ति करता है, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश राजनीति में गिडेंस को प्रगतिशील केंद्र वाम कहना है। गिडेंस के अनुसार ये इनका एक कथन है जो कि आप लोग ध्यान रखिएगा। तीसरी तरीके की राजनीति का समग्र उद्देश्य नागरिकों को हमारे समय की प्रमुख क्रांतियों के माध्यम से अपना रास्ता बनाने में मदद करना होना चाहिए। वैश्वीकरण, व्यक्तिगत जीवन में परिवर्तन और प्रकृति के साथ हमारा संबंध। गिडेंस मानवता के भविष्य के बारे में काफ़ी आशावादी हैं। ऐसा कोई एक एजेंट समूह या आंदोलन नहीं है जैसा कि मार्क्स के सर्वहारा वर्ग को करना चाहिए था। मानवता की आशाओं को आगे बढ़ा सकता है, लेकिन राजनीतिक जुड़ाव के कई बिंदु हैं जो कि प्रस्ताव देते हैं या फिर दे सकते हैं। 1999 में गिडेंस ने भगोड़ी दुनिया के विषय पर BBC रीथ व्याख्यान दिया था। ये आप लोगों को एग्ज़ाम में भी पूछा गया है और पूछ दिया जाता है कि किसने जो है वो मॉडर्निटी को या मॉडर्न सोसाइटी को भगोड़ी दुनिया कहा है या भगोड़ा समाज का कॉन्सेप्ट किसने दिया है। तो ये एंथोनी गिडेंस ने 1999 में BBC पे एक रीथ व्याख्यान दिया था, जिसके बाद उस शीर्षक की एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया। इसका उद्देश्य आम दर्शकों को वैश्वीकरण की अवधारणा और निहितार्थ से परिचित कराना था। वह दुनिया भर में विभिन्न स्थानों पर व्याख्यान देने वाले पहले रीथ लेक्चरर थे और बोलने के दौरान आने वाले ईमेल का सीधे जवाब देने वाले पहले व्यक्ति थे। व्याख्यान लंदन, वाशिंगटन, नई दिल्ली और हांगकांग में दिए गए
और स्थानीय दर्शकों ने उन पर प्रतिक्रिया भी दी थी। गिडेंस को 2002 में सामाजिक विज्ञान के लिए आस्टूरियस पुरस्कार मिला। इस पुरस्कार को स्पेनिश नोबेल पुरस्कार का नाम दिया गया, लेकिन यह विज्ञान के क्षेत्र में कहीं आगे तक फैला हुआ है। उस वर्ष पुरस्कार के अन्य प्राप्तकर्ताओं में वुडी एलन, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक टिम बर्नर्स-ली और कंडक्टर डेनियल बरेनबोइम शामिल थे। यहाँ पे अब हम लोग एक कॉन्सेप्ट इनका और देखेंगे, रिफ्लेक्सिविटी का सिद्धांत। ये आखिर में क्या है इसको समझते हैं। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट जो निकल के आता है वो ये है कि इन्होंने कहा है कि उच्च अवसर और उच्च जोखिम वाले समाज होते हैं। जितने उच्च ज़्यादा हाई अवसर है उतनी ज़्यादा उसमें जोखिम भी हमें देखने को मिलता है। तो गिडेंस जो हैं वो ऐसा कहते हैं कि जो वैश्वीकरण है इसको काफ़ी हमें डीपली समझने की ज़रूरत है। वह विश्व समाज की बढ़ती जो परस्पर निर्भरता है इसको केवल विश्व अर्थव्यवस्था के बढ़ते एकीकरण से प्रेरित मानते हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि उन्होंने सबसे ऊपर संचार के बड़े पैमाने पर प्रगति से प्रेरित है। जैसा कि उन्होंने नोट किया है कि जब उन्होंने सदी की शुरुआत से ठीक अपने जो BBC रीत का व्याख्यान दिया था, इंटरनेट अपनी प्रारंभिक अवस्था में था। हालांकि अब इसका पूरी तरह से जो तरीका है वो बदल चुका है, विस्तार हो चुका है काफ़ी। यह दुनिया भर के लोगों और संगठनों को रोज़मर्रा के स्तर पर जोड़ने के साथ साथ रोज़मर्रा की ज़िंदगी से भी गहराई से घुसपैठ कर रहा है। तो देखेंगे कि हम सभी की लाइफ में इंटरनेट कहीं ना कहीं शामिल है। अरबों लोगों की जो पहुँच है या देखेंगे संख्या डेली हम देखेंगे बढ़ती ही जा रही है। इस प्रकार एक तेजी से परस्पर जुड़ी और तार से ये कहें कि जुड़ी हुई जो दुनिया है वो कई फायदे और लाभ प्रदान करती है। फिर भी इसमें नए जोखिम भी शामिल हैं, ये ऐसा मानते हैं, जिनमें कुछ वैश्विक स्तर के भी जोखिम दिखाई देते हैं। 21वीं सदी में काम के अवसर और जोखिम का ऐसा संयोजन पहले कभी नहीं हुआ। गिडेंस वैश्विक स्तर पर उच्च अवसर और उच्च जोखिम वाले समाज के उद्भव को संदर्भित करते हैं। अवसर और जोखिम दोनों स्तरों पर हम ऐसे इलाके में हैं जहां इंसानों ने पहले कभी खोज नहीं की है। हम पहले से ही जानते हैं कि संतुलन क्या होने की संभावना है, क्योंकि कई अवसर और जोखिम बिल्कुल नए हैं, क्योंकि हम उनका आकलन करने के लिए पिछले इतिहास का सहारा नहीं ले सकते हैं। और इसमें अगर हम एक खतरे की बात करें तो वो हमें जलवायु परिवर्तन दिख रहा है। आधुनिक उद्योगवाद के आगमन से पहले कोई भी अन्य सभ्यता प्रकृति में उस हद तक हस्तक्षेप नहीं कर पाई थी जिस हद तक आज के समय में हमें देखने को मिल रहा है। तो हम लोग सब कुछ तो देख रहे हैं कि जो एक ये हमारा बोले दुनिया जो है, ग्लोब जो है, अर्थ जो है, धरती जो है वो काफ़ी ज़्यादा आगे को बढ़ रही है, काफ़ी ज़्यादा विकास कर रहा है। हर एक देश आगे बढ़ने की होड़ में लगा हुआ है और ये भी हमें पता है कि हम प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो जितने ज़्यादा हमारे पास अवसर हैं उतनी ही ज़्यादा हमारे लिए जोखिम की चांसेस भी हैं। ये समझाना चाहते हैं एंथोनी गिडेंस। द पॉलिटिक्स ऑफ क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत गिडेंस 1997 के क्योटो शिखर सम्मेलन जैसे वैश्विक पर्यावरण सम्मेलनों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिसके तहत एक समझौता तैयार किया गया था ताकि विकसित देश अपने उत्सर्जन में औसतन 5.2% की कटौती करेंगे। क्योटो प्रोटोकॉल को अंतर्राष्ट्रीय कानून का हिस्सा बनना था और विकसित देशों को जो औद्योगिक राज्यों के कुल उत्सर्जन का कम से कम 55% हिस्सा लेते थे हस्ताक्षर करना था। तो इस तरीके से ये कुछ ऐसे एग्रीमेंट भी हुए थे जिसमें कि एंथोनी गिडेंस जो थे वो भी शामिल थे। अब यहाँ पे एक हम यहाँ पे
तीन न्यूज़पेपर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, एल पेस और द न्यू स्टेटमेंट और ला रिपब्लिका। तो ये तीन जो है ये आखिर में क्या है, इससे किस प्रकार से एंथोनी गिडेंस का जो पॉइंट्स है वो जोड़ के हम लोग देख सकते हैं। तो गिडेंस की एक लीबिया की यात्रा हुई थी, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, मैं जस्ट आप लोगों के एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए यहाँ पे मैं बता दे रही हूँ। लीबिया की एक यात्रा हुई थी और इसके परिणाम स्वरूप न्यू स्टेटमेंट्स और एल पेस, इसका एल पेस नाम है, और ला रिपब्लिका, इसमें लेख प्रकाशित हुए थे जहां उन्होंने तर्क दिया कि देश नाटकीय रूप से बदल गया है। लीबिया जब लीबिया की यात्रा पे जब ये थे। न्यू स्टेटमेंट्स में उन्होंने लिखा कि गद्दाफी का जो धर्मांतरण था वो आंशिक रूप से प्रतिबंधों से बचने की इच्छा से प्रेरित हो सकता है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि यह प्रामाणिक है और इसके पीछे बहुत सारी प्रेरक शक्ति हैं। सैफ गद्दाफी एक प्रेरक व्यक्ति हैं, हालांकि गद्दाफी जो हैं वो गद्दाफी सीनियर के पुनर्वास और संभावित आधुनिकीकरण के पीछे की ताकत इन प्रक्रियाओं को अधिकृत करती रही है। तो दूसरी यात्रा के दौरान इन्होंने तीन विचारक हैं, गिडेंस, गद्दाफी और एक जो और थिंकर हैं वो है बेंजामिन बार्बर। इनके लिए एक मॉनिटर ग्रुप सर डेविड फ्रॉस्ट की अध्यक्षता में इन लोगों के लिए एक पैनल आयोजित किया गया था। तो इस प्रकार से एल पेस, न्यू स्टेटमेंट्स और ला रिपब्लिका न्यूज़पेपर जो है वो एंथोनी गिडेंस की कुछ इंसिडेंट है जो कि लीबिया, ये जब अपनी यात्रा के दौरान कुछ स्टेटमेंट दिए थे जो कि इसमें छापा गया था, तो इससे संबंधित है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, अब हम लोग इनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें देख लेते हैं। लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया है, लेकिन इसको आज हम लोग एक ही लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। गिडेंस की बहुत सारी बुक्स हैं जिसमें कि हम लोग फटाफट यहाँ पे देख लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। कैपिटलिज्म एंड मॉडर्न सोशल थ्योरी, यहाँ पे द क्लास स्ट्रक्चर ऑफ द एडवांस सोसाइटीज, फंक्शनलिज्म, द न्यू रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, स्टडीज इन सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, दुर्खिम करके भी इन्होंने एक बुक लिखी है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स इन सोशल थ्योरी, कंटेम्प्रेरी क्रिटिक ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। तो अभी हम लोग डिस्कस भी किए। सोशोलॉजी अ ब्रीफ बट क्रिटिकल इंट्रोडक्शन, प्रोफाइल्स एंड क्रिटिक्स इन सोशल थ्योरी। इनकी एक और बुक है सोशल क्लास एंड द डिवीज़न ऑफ लेबर। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, काफ़ी कुछ एंथोनी गिडेंस की क्रिटिसिज्म में भी इन्होंने लिखा है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी इनकी बुक है, अ कंटेम्प्रेरी क्रिटिक ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। अच्छा, ओके, ये वॉल्यूम कई वॉल्यूम में छपी है, तो यहाँ पे आप लोगों को दूसरा वॉल्यूम दिख रहा है। द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मॉडर्निटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक। मॉडर्निटी एंड सेल्फ आइडेंटिटी, इनका कॉन्सेप्ट जस्ट आप लोग अगर समझेंगे तो सेल्फ आइडेंटिटी के बारे में इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है, तो आप लोग यहाँ से इनकी बुक का नाम भी याद कर सकते हैं। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीमेसी, रिफ्लेक्सिव मॉडर्नाइजेशन, पॉलिटिक्स, ट्रेडिशन एंड एस्थेटिक्स इन द मॉडर्न सोशल ऑर्डर। ओके, नेक्स्ट बुक है बियॉन्ड लेफ्ट एंड राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक। पॉलिटिक्स, सोशियोलॉजी एंड सोशल थ्योरी। नेक्स्ट बुक इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी, ये जो है 2021 में इसका 12वां एडिशन आया था। तो लास्ट एडिशन जो है वो 12वां था, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, 2021 में वो आया था। ओके, इन डिफेंस ऑफ सोशियोलॉजी, दुर्खिम ऑन पॉलिटिक्स एंड द स्टेट, द थर्ड वे, वेरी इंपॉर्टेंट। रन अवे वर्ड, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट बुक। भगोड़ा समाज के कॉन्सेप्ट जो इन्होंने दिया है। ऑन द एज, लिविंग विथ ग्लोबल कैपिटलिज्म, द थर्ड वे एंड इट्स क्रिटिक्स, रन अवे वर्ड, अगेन द ग्लोबल थर्ड वे डिबेट, वेयर नाउ फॉर न्यू लेबर, द प्रोग्रेसिव मैनिफेस्टो, ये आप लोग ध्यान रखिएगा बुक को। द न्यू इगैलिटेरियनिज्म, सोशियोलॉजी इन 9th एडिशन है। इन्होंने सोशियोलॉजी के नाम से भी बहुत सारी किताबें लिखी हैं, तो मैंने यहाँ पे सारा मेंशन कर दिया, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। यूरोप इन द ग्लोबल एज,
ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है इनकी। ओवर टू यू मिस्टर ब्राउन, हाउ लेबर कैन विन अगेन, ये इनकी बुक है। द पॉलिटिक्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो ये आप लोग इनकी कुछ बुक्स हैं जिसको आप लोग याद रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारी बुक्स से आप लोग याद रखें, लेकिन आप लोग अपने इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग बुक को याद रखिएगा। ओके, इनकी बुक्स के फ्रंट पेज कवर कुछ के हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स इन सोशल थ्योरी, सोशियोलॉजी, न्यू रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, द नेशन स्टेट एंड वायलेंस, एंथोनी गिडेंस की बुक है। सोशियोलॉजी अ ब्रीफ बट क्रिटिकल इंट्रोडक्शन, तो ये बुक एंथोनी गिडेंस की है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी, सोशियोलॉजी, यहाँ पे आप लोग इनकी बुक देख सकते हैं। द क्राइसिस स्ट्रक्चर ऑफ द एडवांस्ड सोसाइटीज़। नेक्स्ट बुक पॉलिटिक्स एंड सोशियोलॉजी इन द थॉट ऑफ मैक्स वेबर। नेक्स्ट बुक यूरोप इन द ग्लोबल एज, द पॉलिटिक्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। ओके, यहाँ पे और कुछ बुक देख लेते हैं। द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मॉडर्निटी, द थर्ड वे, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीमेसी, मॉडर्निटी एंड सेल्फ आइडेंटिटी, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी, रन अवे वर्ल्ड, सोशल थ्योरी टूडे, एंथोनी गिडेंस और जो नाथन टर्नर की है। इसेंशियल्स ऑफ सोशियोलॉजी बियॉन्ड लेफ्ट एंड राइट, यहाँ पे इनकी बुक दिख रही है एंथोनी गिडेंस की, कैपिटलिज्म एंड मॉडर्न सोशल थ्योरी। ओके, और ये बुक है एंथोनी गिडेंस की, द नेशन स्टेट एंड वायलेंस, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ओके दोस्तों, तो आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंदी था, बट एक थिंकर्स ऐसे हैं ये जिनको इनके कॉन्सेप्ट अभी मैंने बहुत ही ब्रीफ करके और डिस्कस किया है। अगर हम लोग इनके एक एक टॉपिक को लेके अगर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे तो एक एक लेक्चर इनके एक एक कॉन्सेप्ट पे ही आधे आधे घंटे से ऊपर के हो जाएंगे। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। यदि आप लोगों को मेरे लेक्चर पसंद आए हैं, मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, तो आप लोग लाइक किया करिए, कमेंट करके ज़रूर बताया करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। धन्यवाद।